हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पोएट एंड पैनकेक्स विच इज़ फ्रॉम योर बुक फ्लेमिंगो। एंड आई थिंक ये चैप्टर अपने आप में एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि बहुत ही एम्बिगियस है ये चैप्टर। स्टूडेंट्स इसमें बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। आज की वीडियो में मैंने क्या कवर करने की कोशिश करी है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। आई विल शो यू द कंटेंट व्हाट वी आर गोइंग टू कवर। इनके सुंदरियों के अलावा भी ध्यान देना है। इंट्रोडक्शन रहेगा सबसे पहले, जिसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा कौन इसके राइटर हैं और चैप्टर एक्चुअली है किस चीज़ के अबाउट। बेसिकली चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कैरेक्टर्स। फ्रॉम दिस चैप्टर इट इज़ वेरी वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दूस कैरेक्टर्स। सो मैंने एक बार कैरेक्टर्स को इसके अंदर आपको बताया है। एंड देन लाइन बाय लाइन हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे। वीडियो को हम 2 से 3 पार्ट के अंदर रखेंगे डिपेंडिंग अपॉन द एक्सप्लेनेशन पार्ट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विल जस्ट स्टार्ट विद द वीडियो। विल सी विद द इंट्रोडक्शन। एंड ये जो आपको यहाँ पे दादाजी जैसे दिख रहे हैं, यही अशोकामित्रन है जिन्होंने आपको ये चैप्टर लिखा है। जिसका तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, दिस चैप्टर इज एक्चुअली एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस। इनकी एक बुक थी जिसमें इन्होंने पूरा अपनी जर्नी बताई है कि जब ये जेमिनाई स्टूडियो में काम करते थे तो वो कैसा वहाँ पे इनका क्या एक्सपीरियंस रहा और वहाँ पे कौन कौन साथ में इनके कलीग्स थे एंड एवरीथिंग। सो वो उन्होंने अपनी बुक के अंदर बताया। सो ये जो चैप्टर है ये उसका एक पार्ट है, जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। ओके, सो Ashokamitra, a Tamil writer, recounts his years at Gemini Studio in his book My Years with Boss, which talks of the influence of the movies on every aspect of life in India. तो अर्ली स्टेज था बिल्कुल, और मूवीज़ बनना स्टार्ट हुई थी तो लोगों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी था और मूवीज़ का बहुत इम्पैक्ट था लोगों के ऊपर। पीपल इन सिनेमा का अपने आप का ग्लैमर स्टार्टिंग से रहा है। जेमिनाई स्टूडियो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस स्टूडियो था चेन्नई के अंदर, और 1940 के अंदर ये सेटअप किया गया था इसका। एंड हु वाज द ओनर, इट्स ओनर वाज एस एस वासन, जिसका नीचे आप नाम देखेंगे, इट्स फाउंडर वाज एस एस वासन। तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा। नाउ मूविंग फर्दर विल रीड द ड्यूटी ऑफ Ashokamitran in Gemini Studio was to cut out newspaper clippings on a wide variety of subjects and store them in files. वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे न्यूज़पेपर्स में कोई न्यूज़ आई, आर्टिकल्स आए, तो अशोकामित्रन उसको उसकी कटिंग्स को, न्यूज़पेपर्स की कटिंग को एक फाइल में लगाया करते थे ताकि कंटेंट क्रिएट कर सकें। क्योंकि पहले गूगल नहीं था तो कंटेंट ऐसे ही क्रिएट हुआ करता था। क्या रियल लाइफ सिचुएशंस चल रही हैं, क्या ह्यूमन बींग्स की प्रॉब्लम चल रही है, प्रेजेंट सिनेरियो कैसा चल रहा है। क्योंकि हमेशा से हमने देखा है कि जो मूवीज़ हैं वो प्रेजेंट सिनेरियो को दर्शाने की कोशिश करती हैं। दे रिफ्लेक्ट दैट वट एवर इज गोइंग ऑन इन आर सोसाइटी। सो सिमिलरली अशोकामित्रन वर्क वाज दैट। तो लोगों को लगता था अशोकामित्रन करते ही क्या है, दिन भर बैठ के पेपर ही तो काटते हैं, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली। मेकिंग कॉन्टेंट इज अ रियली डिफिकल्ट टास्क। सो ही वॉज डूइंग दैट ओवर देयर। सो ऑल्दो ही परफॉर्म्ड एन इनसिग्निफिकेंट फंक्शन। तो ये जो इनसिग्निफिकेंट फंक्शन है ना, ये इसीलिए लिखा गया है क्योंकि लोगों को लगता था कि उनका जो काम है वो इनसिग्निफिकेंट है, उसकी कोई महत्वता ही नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। But he was well informed of all the members of the Gemini family. The following is an excerpt from his book My Years with Boss. पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ ये चीज़ इंट्रोडक्शन के अंदर। Now moving further we'll read about the characters. तो पहला कैरेक्टर तो खुद हमारे अशोकामित्रन ही है क्योंकि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नोट है। तो अशोकामित्रन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन। नाउ द अदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फ्रॉम दिस चैप्टर इज द ऑफिस बॉय। तो ऑफिस बॉय एक डेजिग्नेशन, एक पोस्ट है, वो बॉय था नहीं। एक्चुअली ही वॉज अ 40-year-old मैन, ठीक है। और जिसका काम क्या था कि जो क्राउड आता था शूटिंग के लिए उसके ऊपर भर भर के मेकअप लगाने का, और जो मेकअप प्रोडक्ट था उसका नाम क्या था, पैनकेक। ओके, सो इसीलिए हमारे चैप्टर का नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स। यू विल गेट टू नो इट लेटर ऑन। राइट नाउ विल जस्ट रीड अबाउट द ऑफिस बॉय। सो हिज जॉब वॉज एन ईजी वन, स्टिल ही फील्स ही वॉज एन एक्सपर्ट एंड अ स्किल्ड मेकअप आर्टिस्ट। He blamed Subbu for his failure to become a hero or a star. अभी वो आया था सपने लेके बम्बई नगरिया में कि हम बहुत बड़े स्टार बनेंगे, ठीक है। बट हुआ क्या, वहाँ पे जाके उसको एक ऑफिस बॉय बनना पड़ गया। और अपने फेलियर का रीज़न वो किसको देता है, वो देता है एक पर्सन है, अभी आप आगे कैरेक्टर पढ़ेंगे, सुबू। तो उसको लगता है कि सुबू की वजह से उसको लाइफ में स्टार्टअप नहीं मिल पाया, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। दिस इज हाउ ही फील्स दैट एंड वाई, दैट विल गेट टू नो लेटर ऑन। Further, we have Kotamangalam Subbu. This Kotamangalam Subbu, this is very important character. Not important, but इसका काफ़ी अच्छा खासा हमारे चैप्टर के अंदर डिस्क्रिप्शन दे रखा है, बहुत ही विविड, बहुत ही लाइव डिस्क्रिप्शन दे रखा है। सो ही वॉज कंसिडर्ड द नंबर 2 एट द स्टूडियो। नंबर 2 एट स्टूडियो का मतलब ये है कि डेजिग्नेशन में सबसे पहले तो ओनर हो गए, उसके फाउंडर हो गए जो कि एस एस वासन है, और दूसरे नंबर पे अगर कोई आता है सबसे इन्फ्लुएंशियल तो वो कोटामंगलम सुब्बू आता है।
and came from a lower background than the office boy, but being a Brahmin he was given more importance than the office boy. तो अभी 1940 की बात है, उस समय कास्टिज्म का भी बहुत फ़र्क पड़ता था, और लाइक ये सोशल इनक्वालिटीज़ तो थी हमारी सोसाइटी में। तो क्योंकि वो ब्राह्मण था इसलिए उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी कि अरे ब्राह्मण का लड़का है, इसको बुला लो, दैट सॉर्ट ऑफ। तो ऐसा लगता था हमारे ऑफिस बॉय को। ऑफिस बॉय का क्या मानना था कि उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कोटामंगलम सुब्बू की वजह से हैं, और वो डिजर्विंग नहीं था, उसके बाद भी उसको हर जगह आगे लाया गया क्योंकि वो ही बिलोंग्स टू अ ब्राह्मण फैमिली। Now he always looks cheerful and was loyal towards Vasan, always being at service for him. तो लोग उसको चापलूस भी समझते थे क्योंकि वो हमेशा एक तो नंबर सेकंड पे था, एंड ही वॉज अ जॉली पर्सन, ऑलवेज ही वॉज कीपिंग अ स्माइल ऑन हिज फेस, and he was very loyal towards SS Vasan, who was the owner of Gemini Studio. Now, he was extremely creative and used his talent to his own advantage to make his position strong in the studio. बट वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थे, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली टैलेंटेड थे। अभी आप चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों लिखा गया है, उसको एक बड़े अच्छे एग्जाम्पल से भी साइट करा गया है हमारे चैप्टर में। सो ये रीज़न था कि उन्होंने लाइफ में सक्सेस पाई। लेकिन जो हमारा ऑफिस बॉय है, 40 ईयर ओल्ड मैन है बट उसको बॉय बोला गया है, उसे ये नहीं लगता था। नाउ ही वॉज अ टैलेंटेड पोएट एंड ऑल्सो समटाइम्स परफॉर्म बेटर देन द लीड एक्टर्स। तो ये तो बिल्कुल एकदम एकदम सर्वव्यापी हैं, उनको हर चीज़ का ज्ञान था क्योंकि वो टैलेंटेड पोएट भी थे और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस भी देते थे जब एक्टिंग की बारी आती थी। ही ऑल्सो यूज टू राइट पोम्स इन तमिल, एंड सो ही मेड सम एनिमीज ऑल्सो इन द स्टूडियो। अब तमिल लैंग्वेज में पोइट्रीज भी लिखा करते थे, तो मतलब बिल्कुल मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे, हर चीज़ का उनमें टैलेंट था। सारे कूट कूट के उनके ऊपर अंदर ऊपर वाले ने भर दिया था टैलेंट। ये है हमारे कोटामंगलम सुब्बू साहब। नेक्स्ट वी हैव अ फनी कैरेक्टर, ही इज़ अ लीगल एडवाइजर, नॉट एक्चुअली फनी बट वो सिचुएशंस ऐसी बना देते हैं कि मैं उनको फनी कहना प्रेफर करूँगा। ही वॉज अ लॉयर इन द स्टोरी डिपार्टमेंट ऑफ जमनाई स्टूडियो। जैसे कि हर कंपनी हर फर्म एक लीगल एडवाइज़र रखती है, वैसे ही ये जो हमारा जमनाई स्टूडियो उसके लीगल एडवाइज़र थे। एंड उनका जो ड्रेसिंग था वो बहुत ही डिफरेंट था बाकी के लोगों से जो जमनाई स्टूडियो में काम करते थे। बिकॉज दिस लीगल एडवाइजर इज दिस लॉयर, ही वॉज वेयरिंग नो इंग्लिश क्लोथ्स। इंग्लिश क्लोथ्स से मतलब है मेरा ट्राउजर, सूट्स, कोट, हैट। और बाकी के जो लोग हैं वो लोग क्या पहना करते थे, वो लोग धोती एंड दैट सिंपल शर्ट्स। सो दैट सॉर्ट ऑफ दैट इज द रीजन इन द चैप्टर दे हैव बीन कॉल्ड गांधीआइट्स। उनको गांधीआइट्स भी बोला गया इसी वजह से। Now he wore pant and a tie and sometimes an oversized coat, unlike everyone in the department. Already explained. He possesses cold and lame logic. तो उसके जो लॉजिक होते थे वो कैसे होते थे, कोल्ड एंड लेम। मतलब वो जो भी लॉजिक लगाता था उसमें दूसरों के बारे में नहीं सोचता था, ह्यूमन सेंटिमेंट्स के बारे में नहीं सोचता था। ही वॉज कोल्ड बाय नेचर। ही डिस्ट्रॉयड द करियर ऑफ मेनी एक्ट्रेसेस बाय हिज अनरियलिस्टिक बिहेवियर। और काफ़ी एक्ट्रेसेस का उन्होंने करियर खराब किए थे अपने बिहेवियर की वजह से, और वो इसका एग्जाम्पल भी चैप्टर में आपको मिलेगा। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे यू विल गेट टू नो बेटर। सो आई थिंक आपको कैरेक्टर्स क्लियर हो गए होंगे दिमाग में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज स्टीफन स्पेंडर, जिनकी पोइट्री है हमारी बुक के अंदर, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। तो ये इनका क्या पार्ट है इस चैप्टर में, इनका क्या रोल है, ये आपको लास्ट में पता चलेगा। ठीक है, एकदम लास्ट में आएंगे, बट यहाँ पे मैंने कैरेक्टर बताना था इसलिए मैंने आप यहाँ पे इनको मेंशन कर दिया है। I don't think I need to explain it over here. You will read it at the end of the chapter, क्योंकि अभी इनको समझना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा फिर चैप्टर को। Now from here our NCERT explanation begins, एंड यहाँ से हमारा चैप्टर एक्चुअली स्टार्ट हो गया है, जिसमें मैंने साइड में आप देख सकते हैं वर्ड मीनिंग्स दे रखे हैं। जो भी इन स्लाइड में आपको जो सामने जो दिख रहा है उसमें जितने भी हार्ड वर्ड्स होंगे वो साइड में आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। दैट विल मेक इट क्लियर फॉर यू। So Pancake was the brand name of the makeup material that Gemini Studio brought in truckloads. Truckloads का मतलब है huge amount, नो, भारी मात्रा में जो पैनकेक्स लेके आया करते थे उसे क्या कहते थे हम लोग, उसका नाम पैनकेक था उस मेकअप मटेरियल का। Now Greta Garbo must have used it, Miss Gauhar must have used it, Vajanti Mala must have also have used it, but Rati Agnihotri may not have even heard of it. So आपने जो स्टार्टिंग में जो 14 पिक्चर्स देखी थी ना, ये वही लोग हैं। ग्रेटा गाबो हैं, उसके बाद में वैजंती माला है, इन्होंने तो यूज़ करा है, लेकिन ये जो रति अग्निहोत्री हैं शायद इन्होंने ये प्रोडक्ट यूज़ नहीं करा। और ऐसा लिखने के पीछे रीज़न ये है कि जो ग्रेटा गाबो और वैजंती माला है ये पहले की एक्ट्रेसेस हैं,
इंस्टेड ऑफ हमारे बाद वाली रति अग्निहोत्री की। रति अग्निहोत्री 80s 70s में आई, तो इसलिए शायद इन्होंने ये प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया। The makeup department of the Gemini studio was in the upstairs of a building that was believed to have been Robert Clive's stable। और ये जो डिपार्टमेंट था, मेकअप डिपार्टमेंट, ये कहाँ पे हुआ करता था? ये जेमिनाई स्टूडियो का जो मेकअप डिपार्टमेंट था, ये रॉबर्ट क्लाइव की बिल्डिंग में था। अभी रॉबर्ट क्लाइव का एक स्टेबल था। रॉबर्ट क्लाइव ने इंडिया में कई जगह अपनी प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर अच्छी खासी पोजीशन थी उनकी, एंड दैट इज़ द रीज़न ही वॉज ओनिंग सो मच ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया। एंड रॉबर्ट क्लाइव का जो एक स्टेबल था, स्टेबल आप जानते हैं जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है, उसके ऊपर वाली बिल्डिंग में इनका स्टोर डिपार्टमेंट था ये। A dozen other buildings in the city are said to have been his residence. For his brief life and even briefer stay in the Madras, Robert Clive seems to have done a lot of moving, besides fighting some impossible battles in the remote corners of India and marrying a maiden in St. Mary's Church in Fort St. George in Madras. तो रॉबर्ट जो क्लाइव थे, उनकी सिर्फ यही प्रॉपर्टी नहीं थी, इसके अलावा भी रॉबर्ट क्लाइव की काफ़ी प्रॉपर्टीज़ उन्होंने बनाई इंडिया में, जैसा मैंने आपको बताया अभी। एंड उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक मेडन से, मेडन का मतलब होता है एक यंग गर्ल, कम उम्र की लड़की, उससे उन्होंने शादी भी करी सेंट मेरी चर्च के अंदर। और उनका जो स्टे था इंडिया में काफ़ी ब्रीफ था, कम समय के लिए रहे, लेकिन काफ़ी इन्फ्लुएंशियल था उनका स्टे, क्योंकि उन्होंने कुछ इम्पॉसिबल बैटल्स जिताई हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। दैट इज़ द रीज़न रॉबर्ट क्लाइव वॉज एन इन्फ्लुएंशियल मैन इन दिस ब्रिटिश आर्मी। नाउ मूविंग फर्दर, the makeup room had the look of a hair cutting saloon with lights at all angles, around half a dozen large mirrors. They were all incandescent lights, so you can imagine the fiery misery of those subjects to makeup. तो यानी कि अब जो मेकअप रूप था वो हेयर कटिंग सलून जैसा लुक होता था, उसमें जो लाइट्स लगी हुई थी वो हेयर कटिंग सलून्स में जैसी लगी होती हैं वैसी लाइट्स थी, और काफ़ी सारे उसमें मिरर्स लगे हुए थे। और उसमें जो लाइट्स थी वो इनकैसेडेंट्स लाइट्स थी, जो कि हीट एमिट करती है, हीट प्रोड्यूस करती है। जैसे आपने देखा होगा पुराने ज़माने में बल्ब लगा करते थे ना, दैट दूस बल्ब्स येलो कलर वाले, उनसे ऐसा लगता था कमरे में गर्मी हो गई है, हीट हो गई है। तो ये मेकअप रूम में भी ऐसी ही लाइट लगी हुई थी। तो बताया गया कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि जिनका मेकअप होने वाला है उनके लिए वो कितना मुश्किल हो जाता होगा स्कॉचिंग हीट को झेलना। दैट ये जो फियरी मिजरी लिखा है, मिजरी का मतलब वैसे तो दुख होता है, और फियरी का मतलब है ना गर्म, एकदम तेज, बहुत रेड हॉट जो मीनिंग लिखा हुआ है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द पर्सन हु इज गेटिंग मेकअप ओवर देयर। नाउ द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाय अ बंगाली who became too big for a studio and left। अब यहाँ पे too big का मतलब ये नहीं है साइज में बहुत बड़ा हो गया, too big का मतलब है कि उसको लगने लगा कि ये जगह मेरे लिए नहीं है, छोटी जगह है, मुझे अपनी लाइफ में और कुछ अच्छा करना चाहिए और बड़ा बनना चाहिए। तो उसने वो मेकअप डिपार्टमेंट को छोड़ दिया। He was succeeded by a Maharashtrian who was assisted by Dharwar Kanadia and Andhra, a Madras Indian Christian, an Anglo-Burmese and the usual local Tamil। तो जब बंगाली छोड़ के चले गया तो उसके बाद में महाराष्ट्रियन आया, और महाराष्ट्रियन का जो असिस्टेंट था वो एक मद्रासी था जो कि इंडियन क्रिश्चियन था, एंड एंग्लो बर्मीज भी उसके अंदर काम करा करते थे। इस तमिल के ये जो तमिलियंस थे, वहाँ के जो लोकल तमिलियंस थे वो भी काम करते थे। तो बताया गया है कि इंटीग्रिटी थी भाई, मतलब सारे प्रकार के लोग उस जगह काम कर रहे हैं। जेमिनाई स्टूडियो के अंदर हर तरीके के जो इंडियंस हैं वो पाए जाते थे। All this shows that there was a great deal of national integration long before AIR and दूरदर्शन began broadcasting programs on national integration। तो जैसे पहले दूरदर्शन पे, ऑल इंडिया रेडियो पे नेशनल इंटीग्रेशन के प्रोग्राम्स आते थे, बताते थे कि हम सब एक हैं, ठीक है, और यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सारी चीज़ें। तो जेमिनाई स्टूडियो उस चीज़ को एक्चुअली प्रूव कर रहा है, क्योंकि जेमिनाई स्टूडियो में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग सब अलग अलग जगह से आ रहे हैं और वो नेशनल इंटीग्रेशन को प्रूव कर रहे हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग फर्दर, this gang of nationally integrated makeup man could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster with the help of truckloads of pancake and a number of other locally made potions and lotions। तो hideous का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गंदा भद्दा दिखने वाला, एक्सट्रीमली अगली, और क्रिम्सन एक कलर होता है, रेड कलर को बोलते हैं हम। तो बताया गया है कि ये जो मेकअप मैन थे यहाँ के, ये किसी भी अच्छे खासे दिखते हुए इंसान को बिल्कुल भद्दा अगली आदमी बना सकते हैं। पूरा वो मेकअप उसके ऊपर पोत के, तरह तरह का मेकअप लगा के, पैनकेक तो लगा ही रहे पैनकेक ब्रांड का, उसके अलावा भी अदर पोशंस एंड लोशंस, पोशंस एंड लोशंस का मतलब अदर लाइक प्रोडक्ट्स ऑफ मेकअप। Those were the days of mainly indoor shooting and only 5% of the films were shot outside। I suppose the set and studio light needed the girl and boy to be made to look ugly in order to look presentable in the movie। A strict hierarchy was maintained in the makeup department। The chief
makeup man made the chief actor and actresses ugly. His senior assistant, the second hero and heroine, the junior assistant, the main comedian and so forth. तो अब ये भी एक सटारिकल टोन में यहाँ पे बोला गया है कि वो लोगों को अगली बनाया करते थे और इसमें एक हायरार्की है. जो चीफ मेकअप मैन है वो एक्टर और एक्ट्रेसेस का मेकअप करेगा, जो उनसे नीचे हायरार्की में आता है वो सीनियर असिस्टेंट है वो सेकंड हीरो का करेगा, यानी कि जो लीड रोल नहीं है, जिनका थोड़ी कम इंपॉर्टेंस है मूवी के अंदर, और जो जूनियर आर्टिस्ट हैं और जो वो कॉमेडियन का करेंगे. सो उनको ये नहीं बोला गया है कि वो उनका मेकअप करके उनको ब्यूटीफुल बनाएंगे. ऑन द कॉन्ट्रेरी इट्स सेड ओवर हियर कि वो उनको अगली बनाएंगे, उनको भद्दा बनाएंगे. सो दैट इज द रीजन इट्स रिटन ओवर हियर इन दिस वे. एंड दूज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग, अंदर ही शूटिंग हुआ करती थी, तो इसलिए उनके ऊपर भर भर के मेकअप लगाया जाता था ताकि वो जो लाइट्स पड़े उन पे स्टूडियो की, वो स्टूडियो लाइट्स के अंदर वो ग्लैमरस दिखें. इन रियलिटी जो हमारे ऑथर हैं अशोका मित्रन, राइटर है इसके, उनको वो बहुत ही ज़्यादा भद्दे, बहुत ही ज़्यादा अगली दिखा करते थे. एंड दैट इज़ द रीज़न ही रोट दिस थिंग इन अ सटायरिकल टोन. इसमें एक सटायर है, सरकास्टिक वे में बोला गया ये चीज़. ठीक है, नाउ आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा. विल मूव फर्दर, विल रीड फर्दर. The players who played the crowd were the responsibilities of the office boy. Yes, office boy, वही 40-year-old man. तो अब जो क्राउड आता था, भीड़ आती थी जो नारे लगाने के लिए और बाकी सब जो भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऑफिस बॉय के ऊपर थी. इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जमुना स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय. ओके, मतलब एक ऑफिस बॉय जमुना स्टूडियो में भी था. On the days when there was a crowd shooting, you could see him mixing his paint in a giant vessel and slapping it on the crowd players. Again, slapping it. मतलब तुम सोचो, पेंट उठा के स्लैप, ये वो स्लैप नहीं है. स्लैपिंग इट का मतलब थोप दिया जाता था, बहुत ही बुरी तरीके से उन पे लगा दिया जाता था. परफेक्शन से नहीं लगाते थे क्योंकि तो क्राउड में लगा रहे हैं, क्राउड को तो बस एक भीड़ में खड़ा होना है, उनको शूटिंग में आना है. इसीलिए ये काम किसको दिया जाता था? ऑफिस बॉय को दिया जाता था. और जो चीफ मेकअप आर्टिस्ट था वो एक्टर्स को, जो लीड में है, उनको लगाता था. The idea was to close every pore on the surface of the face in the process of applying makeup. He wasn't exactly a boy, he was in his early 40s, having entered the studio years ago in the hope of becoming a star actor or a top screenwriter, director or lyrics writer. He was bit of a poet. तो ऑफिस बॉय तो भाई हमारे बिल्कुल ये भी एकदम हर तरफ इनका ज्ञान फैला हुआ है. ये आए थे बनने एक्टर, फिर डायरेक्टर बनना चाहते थे, फिर स्क्रीन राइटर बनना चाहते थे और लिरिक्स राइटर भी बनना चाहते थे और वो पोएट भी थे. तो अभी आप समझ सकते हो कि ऑफिस बॉय किस प्रकार का महान आदमी होगा. और एक्चुअली वो आदमी था क्योंकि ही वॉज अ 40-year-old मैन. एंड दिस ऑफिस बॉय वॉज द वन हु कंसिडर्ड कोटामंगलम सुब्बू कि उसकी वजह से मेरे लाइफ में जो भी परेशानी है उन्हीं की वजह से. आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा क्लियर बिल्कुल. नाउ रीडिंग फर्दर. In those days, I worked in a cubicle. अब I here refers to राइटर अशोका मित्रन कि वो क्यूबिकल में काम करते थे. ठीक है, वुडन जैसा बॉक्स सा बना हुआ होता है जो क्यूबिकल. क्यूबिकल का मीनिंग इस पर देखिए दे रखा है मैंने. अ स्मॉल पार्टीशन ऑफ एरिया ऑफ अ रूम. स्मॉल छोटा सा एरिया को पार्टीशन जब करते थे एक लकड़ी का बॉक्स लगा के या ग्लास लगा के, उसको हम क्यूबिकल कहते हैं. टू होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज, और जिसके दोनों साइड में एक फ्रेंच विंडोज थी. हाँ भाई, विंडोज भी फ्रेंच होती हैं. ठीक है, आई डिडंट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज. नरेटर कह रहे हैं अशोका मित्रन जी, उस समय तो मुझे पता नहीं था. बाद में जब ज्ञान आ गया, थोड़ा और पैसा आ गया, तो पता लगा कि अच्छा ये फ्रेंच विंडोज होती हैं, जैसे इंग्लिश ब्रेकफास्ट होते हैं वैसे. Seeing me sitting at my desk, tearing up newspaper day in and day out, most people thought I was doing next to nothing. जैसा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये लोगों को लगता था अशोका मित्रन का काम ही क्या है, पेपर ही तो काटना है बैठ के. इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू. और ऐसा लगता था अशोका मित्रन को कि जो बॉस है एस एस वासन, वो भी अशोका मित्रन के बारे में यही सोचते हैं कि उनके पास कोई काम नहीं है, वो सिर्फ दिन भर बैठ के पेपर काटते रहते हैं. So anyone who felt I should be given some occupation would barge into my cubicle and deliver an extended lecture. अब बाज का मतलब क्या होता है? तेजी से चलते हुए आना, धड़ से घुसते हुए आ जाना बिना पूछे. तो अशोका मित्रन कह रहे हैं जिसको भी कोई काम होता था, जिसको भी अपना काम मेरे सर पे डालना होता था, वो मेरे रूम में, मेरे क्यूबिकल में बिना पूछे घुसे चले आते थे और मेरे ऊपर अपना सारा का सारा बोझ डाल देते थे कि चलो तुम्हें काम ही क्या है, तुम तो ये भी करोगे. The boy in the makeup department had decided I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go to waste in a department fit only for barbers and perverts.
तो जो बॉय था मेकअप डिपार्टमेंट में, उसको ऐसा लगता था कि यहाँ पे किसी जो मेकअप डिपार्टमेंट है यहाँ पे उन लोगों की कद्र नहीं है। ये जगह जो मेकअप डिपार्टमेंट जो बना हुआ है ये सिर्फ बाबर्स के लिए है, पोवर्ट्स के लिए है। यहाँ पे लिटरेचर जिनको का ज्ञान जिनको है या जिन लोगों के पास में नॉलेज है उनकी यहाँ पे वैल्यू नहीं है, उनकी यहाँ पे वर्थ नहीं है, तो वो लोग अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा मानना था बॉय का, द बॉय बोले दैट ऑफिस बॉय। Soon I was praying for the crowd shooting all the time. Nothing short of it could save me from his epics. Epics का मतलब होता है लंबी लंबी कहानियाँ, लॉन्ग टेल्स, लॉन्ग नरेटिव्स। तो अब ये जो ऑफिस बॉय था ये चला आता था इनके पास में और अपनी लंबी कहानियाँ सुनाया करता था, जिसको वो in all instances of frustration, you will always find the anger directed towards a single person openly or covertly. And this man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy, and neglect were due to Kotamangalam Subbu. Subbu was the number 2 at Gemini Studio. तो मैंने आपको बताया, देखिए ऑफिस बॉय जो है उसको लग रहा है कि उसका जितना भी एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, जितनी परेशानियां उसके जीवन में, वो सिर्फ एक ही बंदे की वजह से है जिसका नाम है कोठामंगलम सुब्बू। और मीनिंग मैंने देखिए साइड में लिख रखा है कि कॉवर्टली का मतलब होता है सीक्रेटली, वूज का मतलब है डिस्ट्रेस, परेशानियां, और इग्नोमिनी का मतलब होता है जो कि डिस्ग्रेस, पब्लिक में जो शेम हो जाती है, जो एम्बैरेस होना पड़ता है उसको। तो हमारा जो ऑफिस बॉय है उसको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जितने भी दुख, दर्द, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा है वो सब किसकी वजह से हैं? कोठामंगलम सुब्बू की वजह से हैं। और सुब्बू नंबर 2 थे जेमिनी स्टूडियो में, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। ही कुडंट हैव हैड अ मोर एनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स देन अ ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड. On the contrary, he must have had to face more uncertain and difficult times, for when he began his career, there were no firmly established film producing companies or studio. तो अशोका मित्रन जी कहते हैं ऐसी बात नहीं है, जो कोटामंगलम सुब्बू है उनको अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए और मुश्किलें हुई होंगी, और तकलीफ रही होगी, और दिक्कत हुई होगी, क्योंकि वो तो हमारे ऑफिस बॉय से भी पहले आ चुके थे इस लाइन में, इंडस्ट्री में, और उस समय इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी इस करियर के अंदर, इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था। तो ऑफिस बॉय तो लेटर बाद में आए। ऑफिस बॉय अगर ये ब्लेम कर रहे हैं कि कोटामंगलम सुब्बू की वजह से उनको काम नहीं मिला, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोटामंगलम सुब्बू जो है वो टैलेंटेड है, उसकी वजह से उनको काम मिला है, उसकी वजह से वो नंबर 2 है, ना कि चापलूसी की वजह से। तो अशोका मित्रन एक फेवर ले रहे हैं यहाँ पे कोटामंगलम सुब्बू का। दिस इज वॉट आई कैन इन्फो फ्रॉम दीज लाइन्स। Now, even in the matter of education, especially formal education, Subbu couldn't have had an appreciable lead over a boy, but by virtue of being born a Brahmin, a virtue indeed, he must have had exposure to more affluent situation and people. लेकिन यस, जो ऑफिस बॉय था वो उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था, उनसे ज़्यादा एजुकेशन उसने प्राप्त करी थी, ग्रहण करी थी, बट बाय बीइंग अ ब्राह्मण, जैसे कि हमने पढ़ा है पहले, कास्टिज्म का ज़्यादा इफेक्ट था, जो कम्युनिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा जात पात में बिलीव किया करती थी, ब्राह्मण है, उसकी वजह से उनको हर जगह एफ्लुएंट सिचुएशंस मिली, बहुत ही ज़्यादा अच्छी सिचुएशंस मिली उनको, वो वेल्दी हो गए, उनके पास लोगों ने अपॉर्चुनिटीज़ दी, ठीक है, ऐसा मानना है। He had the ability to look cheerful at all times and even after having had a hand in a flop film. तो कोटामंगलम सुब्बू की क्वालिटी थी कि वो हमेशा खुश रहते थे, हमेशा चीयरफुल रहते थे, भले उनकी पिक्चर फ्लॉप हो, कुछ भी हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। ही ऑलवेज कैरी अ स्माइल ऑन हिज फेस. He always had work for somebody. He could never do things on his own, but his sense of loyalty made him identify himself with his principal completely and turn his entire creativity to his principal's advantage. He was tailor-made for film. तो सबसे पहले तो ये जान लें आप कि उनके जो सेंस ऑफ लॉयल्टी था वो अपने आप में बहुत ही अमेजिंग था। एंड ही वॉज हैविंग अ हैंड इन का मतलब होता है इन्वॉल्व इन समथिंग। सो वो अपने आप को किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व कर ले, बट ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स। टेलर मेड फॉर फिल्म्स का मतलब परफेक्टली डिजाइन फॉर फिल्म्स। टेलर मेड का मतलब होता है एकदम परफेक्टली फिट। जैसे हम टेलर से जब क्लोथ सिलवाते हैं तो वो हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग सिलते हैं, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट सिलते हैं। तो टेलर मेड का यहाँ पे क्या मतलब है? टेलर मेड का यहाँ पे मतलब है परफेक्ट होना, किसी चीज़ के लिए बिल्कुल बेस्ट फिटेड होना उस चीज़ के लिए। तो आई थिंक इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, एंड बाकी की जो स्टोरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आया होगा, एंड इन केस इफ यू पीपल फाइंड एनी डिफिकल्टी, एनी प्रॉब्लम, प्लीज मेंशन योर प्रॉब्लम्स इन कमेंट बॉक्स, एंड वेरी सून वी आर कमिंग विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। टिल देन, टेक केयर।